Hello, dear students. This is Kartar Singh here, and I welcome all of you on my YouTube channel KT Sir English. दोस्तों, आज वाली कविता बहुत बहुत रिलेवेंट पोयम है. आज की जो दुनिया आप देख रहे हैं वो बिल्कुल होलो मैन जैसी हो गई है ना. हियर वी राउंड द प्रिकली पेयर, हियर वी राउंड द प्रिकली पेयर, द प्रिकली पेयर, द प्रिकली पेयर ऑन अ कोल्ड एंड फ्रॉस्टी मॉर्निंग. और यहां पर है एट अ 5 o'clock in the morning. This is the way the world ends. This is the way the world ends. This is the way the world ends. Not with a bang, but a wimp. क्या गजब की लाइंस लिखी हैं टी.एस. इलियट साहब ने कि जो आज की दुनिया है उसके जो लोग हैं वो होलो मैन हो गए हैं, अंदर से खोखले हो गए हैं, स्पिरिचुअली वो होलो है, वो उनमें इंटेलिजेंस नहीं है, उनमें कॉपरेशन नहीं है, उनमें स्पिरिचुअलिटी नहीं है, उनमें रिलीजन नहीं है. और ये दुनिया अब ऐसे खत्म हो जाएगी. दिस इज द वे द वर्ल्ड एंड्स. दिस इज द वे द वर्ल्ड एंड्स. दिस इज द वे द वर्ल्ड एंड्स. विद नॉट विद अ बैंग बट अ विम्प. ये दुनिया ऐसे खत्म होने वाली है दोस्तों, क्योंकि हम लोग सब होलो मैन बन गए हैं. ये कविता लिखी है आपके टी.एस. इलियट साहब ने, जो कि मॉडर्निस्ट है, मॉडर्न एज के बहुत बड़े कवि हैं. और ये जब जिस एज के थे तो इनसे जब ये पोएम लिखी इन्होंने 1925 की बात है, उससे जस्ट पहले इन्होंने एक बहुत बड़ा वॉर देखा, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 to 1918. और इनको लगा यार दुनिया तो बिल्कुल ऐसे बर्बाद हो जाएगी, ये सब लोग एक दूसरे को कॉपरेट नहीं कर रहे, एक देश दूसरे देश से बात नहीं कर रहे, लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, और ये पूरी देश जो पूरी दुनिया वेस्टलैंड हो जाएगी. इन्होंने 1922 में अपनी महान कविता वेस्टलैंड लिख दी थी, जो आपने पिछले सिलेबस में देखी थी, आरपीएससी के ग्रेड फर्स्ट के अंदर हुआ करती थी. और भी जिन लोगों ने वेस्टलैंड पढ़ी है बहुत ही अच्छी पोयम है. ये जो होलो मैन थी ये भी कहीं ना कहीं उसी पोयम के एपिलॉग की तरह लिखी गई थी कि उसी पोयम में इसको पब्लिश करवाना था, लेकिन बाद में इन्होंने इरादा बदल दिया, इसको एडिट करके बाद में इन्होंने इसको इंडिपेंडेंटली जो है फिर पब्लिश किया. बहुत अच्छी पोयम है, आपको मजा आने वाला है पोयम पढ़ने में. और आज की दुनिया कैसी है ये उन्होंने बहुत पहले 100 साल पहले इमेजिन कर ली. अभी 2025 अभी खत्म हुआ है, 2026 अब तो खैर शुरू हो गया, बट ये 1925 आज से 100 साल पहले, एग्जैक्ट 100 ईयर्स पहले पोएम आई थी. और उस समय जो उन्होंने दुनिया के बारे में सोचा था वो दुनिया आज वैसी एग्जैक्टली है जो कहते हैं कि हम सब अब होलो मैन हो गए हैं, हमारे अंदर कोई स्पिरिचुअलिटी नहीं, हम पूरी दुनिया बैरन हो गई है, ये स्पिरिचुअलिटी स्टेरिलिटी आ गई है, ये सब डेस्पेयर, डिजेक्शन, डिस्ट्रॉय, डीके, हर तरफ यही हो गया है. पूरी दुनिया कैक्टस लैंड हो गई है, होलो लैंड हो गई है, पूरी दुनिया डेड लैंड बन चुकी है. ये कविता लिखी है टी.एस. इलियट साहब ने. थोड़ा सा उनके बारे में हम बात कर लें दोस्तों. टी.एस. इलियट 1888 में इनका बर्थ हुआ और 1965 में इनकी डेथ हो गई थी. 26 सितंबर 1888 में इनका बर्थ हुआ और जनवरी 1965 में इनकी डेथ हो गई थी. ये यूएस में पैदा हुए थे, यूएस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका में पैदा हुए. लेकिन ये अपनी पढ़ाई वगैरह के लिए और कुछ एजुकेशनल टूर के लिए यूरोप आए और बाद में फिर ये इंग्लैंड में ही रहने लग गए. और 1927 में इन्होंने इंग्लैंड की सिटीजनशिप जो है वो एक्सेप्ट कर ली. तो ये इंग्लैंड के फिर ये परमानेंट सिटीजन बन गए. और जब वर्ल्ड वॉर हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो उन्होंने उसके जो विनाश था, उसका जो डिस्ट्रक्शन था, जो कैटास्ट्रॉफी जो था, वो इन्होंने बहुत नज़दीक से देखा. बिल्कुल इन्होंने महसूस किया कि लोग किस तरह से मर रहे थे, किसी का हाथ कट रहा है, किसी के पैर कट रहे हैं. आप देखना कुछ अच्छी हॉलीवुड मूवीज़ हैं जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट पे है, वर्ल्ड वॉर सेकंड पे हैं, कितना बड़ा भयानक विविध डिस्ट्रक्शन था वो. बिल्कुल आपकी रूह कांप उठेगी, आपको लगेगा यार हम तो कभी भी मर सकते हैं, कोई देश अपनी एम्बिशन के लिए में कभी भी मार सकता है.
न न कोई पॉलिटिकल हार्मनी है, न कोई रिलीजन है, न कोई चर्च है, न कोई क्राइस्ट को मान रहा है। बहुत भयानक त्रासदी इन्होंने देखी और उसी के रिजल्ट जो है इन्होंने वेस्टलैंड जो है कविता लिखी और उसी के एपिलॉग के रूप में इन्होंने होलो मैन लिखना चाही थी। एनीवेज, तो ये जब इंग्लैंड में रहे इन्होंने वो युद्ध देखे और 1925 में इन्होंने ये होलो मैन कविता जो थी अपनी पब्लिश की, द होलो मैन। एक्चुअली इन्होंने सिंगुलर नहीं लिया, यहां प्लूरल लिया, द होलो मैन। ये कहते हैं इनकी ऐसी पोयम थी जिन्होंने ये पर्सनल प्रोनाउन सिंगुलर की बजाय पर्सनल प्रोनाउन प्लूरल से पोयम शुरू की और वी, हम सब की बात की। दुनिया में जो लोग रह रहे हैं इस वेस्टलैंड में, इस कैक्टस लैंड में, इस दुनिया में जो 1914-18 का युद्ध के बाद की जो दुनिया थी, वो सब लोग होलो मैन हो गए हैं। वी आर होलो मैन, वी आर स्टफ्ड मैन, ठीक है ना। ऐसे कविता की शुरुआत करता है और 1925 में ये पोएम पब्लिश हुई। दोस्तों, थोड़ा सा मैं इस कविता के बारे में आपको बता दूं, इस पोएम के बारे में, इसके टाइटल के बारे में बता दूं। ये जो द होलो वर्ड है, ये कहते हैं एक जॉर्ज विलियम्स नाम के स्कॉलर है, जॉर्ज विलियम्स। वो कहते हैं कि ये जो द होलो मैन टाइटल है, ये इन्होंने दो अलग अलग वर्क से लिया है, उनसे ये इंस्पायर्ड है। एक विलियम मॉरिस का द होलो लैंड, जो कि 1856 में आया था, 1856। वहां से इन्होंने द होलो वर्ड लिया, ठीक है ना। ये दो वर्ड का कोलिब्रेशन है, दो वर्ड से मिलकर बना है। और एक रुडयार्ड किपलिंग, इसका नाम सुना होगा आपने, ये बच्चों की कविताएं वगैरह लिखते थे। रुडयार्ड किपलिंग्स का द ब्रोकन मैन, जो 1903 में पब्लिश हुई थी पोयम द ब्रोकन मैन। यहां दो वर्क जो थे, एक तो विलियम मॉरिस का द होलो लैंड और रुडयार्ड किपलिंग का द ब्रोकन मैन। यहां से द होलो वर्ड लिया और यहां से मैन वर्ड लिया और द होलो मैन कविता का नाम रख दिया। तो इसके टाइटल के दो ये अलूजन्स हैं। इसके अलावा और ध्यान रखना, कुछ लोग ये मानते हैं कि इन्होंने जो है ना, ये विलियम शेक्सपियर साहब थे, उनका जूलियस सीजर, जो उनका ड्रामा था जूलियस सीजर, उसमें एक डायलॉग है, उसमें एक लाइन आती है द होलो मैन, है ना, द होलो मैन, हॉर्स, हैट, ऐसे कुछ करके लाइन है और वो मैंने आपको अपने नोट्स में दी है, आप पढ़ लेना, देखना उसको। वहां से ये कहते हैं कि होलो मैन शायद इन्होंने वहां से उस जूलियस सीजर में सीधा एक ये दो वर्ड्स आते हैं द होलो मैन, है ना, डायलॉग के अंदर। तो ये तीन जो है टाइटल के, इसके टाइटल के जो है संकेत माने जाते हैं, है ना। विलियम मॉरिस का द होलो लैंड, रुडयार्ड किपलिंग का द ब्रोकन मैन, ये कब आई कविता है, और यहाँ से, और इसके अलावा शेक्सपियर है उसका जूलियस सीजर का भी, वहां से भी इसका टाइटल को माना जाता है। बहुत अच्छी पोयम है ये। जो पोयम आप देखते हैं होलो मैन, ये जो मॉडर्न मैन है, उस मॉडर्न मैन की कंडीशन को शो करता है। जो मॉडर्न मैन है उसकी कंडीशन को शो करता है। जो मॉडर्न मैन है वो बहुत ही बैरन है, वो होलो है, उसमें रिलीजन नहीं है, वो शेपलेस है, कलरलेस है, उसका कोई डिसीजन पावर नहीं है, हाँ, उसके अंदर कोई रिलीजन नहीं है, उसकी कोई डिसीजन पावर नहीं, कोई उसका बेस नहीं है, उसका कोई, मतलब आप कह दो कि वो नथिंगनेस की तरफ है, वो जीरो है। ही थिंक्स नथिंग, ही कांट टेक डिसीजन, वो कुछ भी अच्छा नहीं कर सकता, ना बुरा करता है, वो सेल्फिश हो गया है, बस वो केवल खुद की सोचता है, खुद के अंदर रहता है और वो खोखला है। उसके दिल में विचार अच्छे नहीं आते, उसके दिमाग में अच्छे विचार नहीं आते, कोई क्रिएटिविटी नहीं आती है, सब तरफ बैरननेस है, स्टरलिटी है। तो ये जो मॉडर्न मैन है, ये उसकी कंडीशन को बताया गया है, खासकर आफ्टर द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट।
उसके बाद की स्थिति इसमें बताई गई है। और इसमें जो है आप देखना, इस पोयम को ही शुरू कर देते हैं हम। इस पोयम की शुरुआत एपिग्राफ से होती है। एपिग्राफ क्या होता है? जब किसी बुक या किसी वर्क की आप शुरुआत करते हैं तो उसके शुरू में कुछ लाइंस लिखी जाती हैं जो उस पूरे वर्क की थीम को कहीं ना कहीं आपके सामने सेट करती है। तो इसने भी जो है एपिग्राफ यहां पर यूज किया है, जिसमें दो अलग अलग एपिग्राफ है एक एक लाइन के। तो 2 लाइंस के 2 एपिग्राफ है ना। तो 2 लाइंस तो एपिग्राफ्स की हो गई। एक तो है मिस्टर गुड्स ही डैड, और एक है a penny for a penny for a gold guy and an old guy ना। penny for old guy, एक old guy के लिए penny। ये दो जो है इस पोयम के अंदर एपिग्राफ्स यूज किए गए। इसके अलावा इसमें ये जो पोयम है पूरी, ये 5 सेक्शंस में बांटी गई है। देयर आर 5 सेक्शंस। इस पूरी पोयम में 5 सेक्शंस हैं, है ना। जो सेक्शन फर्स्ट है उसके अंदर 18 लाइन्स हैं। जो सेकंड सेक्शन है उसमें 20 लाइन्स हैं, 20 लाइन्स। जो थर्ड सेक्शन है उसमें 13 लाइन्स हैं। जो फोर्थ सेक्शन है उसमें 16 लाइन्स हैं। टोटल 5 सेक्शंस हैं। और जो फिफ्थ सेक्शन है उसमें 31 लाइन्स हैं। देखना, थर्ड सेक्शन में 13 लाइन्स, सबसे छोटा सेक्शन है। और फिफ्थ लाइन में 31 लाइंस। इस 13 को क्रम उल्टा कर दिया, 13 को 31 कर दिया, याद रखने में आसानी हो जाएगी। 31 लाइंस, ये सबसे स्मॉलेस्ट सेक्शन है, स्मॉलेस्ट। और ये लॉन्गेस्ट, ये शॉर्टेस्ट और ये लॉन्गेस्ट, है ना। इसमें 13 लाइंस हैं, इसमें 31 लाइंस। पर आप देख रहे हैं किसी भी स्टेंजा में लाइन की जो नंबर है, संख्या है, वो उसमें एक यूनिटी नहीं है ना। तो ये जो इसके स्टेंजाज हैं वो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि वो फ्री वर्स में लिखे गए हैं। ये पूरी पोयम जो है ये फ्री वर्स में लिखी गई है। फ्री वर्स मीन्स आप ये कह सकते हैं कि इसमें न तो कोई मीटर है न इसमें कोई राइम है। एक दो बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि सर ब्लैंक वर्स में और फ्री वर्स में क्या डिफरेंस होता है। तो देखो, ब्लैंक वर्स में क्या होता है, मीटर होता है, लाइन सारी बराबर होंगी, लंबाई में होंगी, एक मीटर में होंगी। आयम्बिक पेंटामीटर, आयम्बिक टेट्रामीटर, आयम्बिक ट्राईमीटर, तो वो तो मीटर होता है ना। उसमें लाइन अनस्ट्रेस, स्ट्रेस या जो भी एक पैटर्न वो तय करते हैं, तो मीटर तो होता है, बट उसमें राइम नहीं होती है। ए बी बी या ए बी सी बी, ऐसे राइम नहीं होती है। तो उसको ब्लैंक वर्स कहते हैं, जिसमें मीटर होता है बट राइम नहीं होती, उसे आप ब्लैंक वर्स कहते हैं। और एक होता है फ्री वर्स, जिसमें न तो कोई मीटर होता है न कोई राइम होती है। नो मीटर, नो राइम। और देखो, अधिकतर जो हमारे ये टीएस इलियट साहब हैं, ये अधिकतर इसकी पोएम जो है ना वो फ्री वर्स में लिखी गई है, क्योंकि ये मॉडर्न पोएट है। और मॉडर्न पोएट्री में जैसी स्थितियां हैं वैसी कविताएं लिखी जाती हैं। तो जो मॉडर्न वर्ल्ड है वो खुद भी एक तरह से वेस्टलैंड है, वहां कोई मीनिंग नहीं है, मीनिंगलेस है, नथिंगनेस है, ठीक है ना। तो इनकी राइम्स में भी मीनिंग नहीं होगा, इनकी राइम्स भी ऐसे नहीं होंगी, बिल्कुल नो राइम, नो मीटर, कुछ भी नहीं होगा। तो ये इनकी कविताओं के उस सेंस को, उसकी फीलिंग्स को, इमोशन को बताने का तरीका है फ्री वर्स, है ना। फ्री वर्स में सारी पोएम लिखी गई हैं। और इन पोएम्स में ना फ्रेगमेंट्री है, फ्रेगमेंटेशन है। फ्रेगमेंटेशन मतलब आप देखना, कोई लाइन छोटी है, कोई लाइन बड़ी है ना। कोई लाइन 2-3 शब्दों की है, कोई लाइन 10 शब्दों की है, कोई वो राइम नहीं, कोई मीटर नहीं, और कहीं कोई जुड़ाव नहीं। कभी क्या बात कर रहा है, कभी क्या बात कर रहा है, कभी क्या बात कर रहा है। तो फ्रेगमेंटेशन है। खूब पैराडॉक्सिकल लैंग्वेज यूज की गई है, सिंबॉलिक बहुत ज्यादा है, खूब सिंबल्स का यूज किया गया है। ध्यान रखना, ये सिंबल्स के लिए पोएम बहुत अच्छे रूप जानी जाती है। सिंबॉलिस्ट मूवमेंट को इंडिकेट करती है, ये इमेजिस्ट मूवमेंट को इंडिकेट करती है ना, इमेजिस्ट मूवमेंट को इंडिकेट करती है। और अगर हम इस पोएम की बात करें दोस्तों, तो ये जो हमारी पोएम है द होलो मैन, इसमें फ्रेगमेंटेशन खूब है, इसमें अल्यूजन्स बहुत हैं। जूलियस सीजर का अल्यूजन है। आगे देखना आप एपिग्राफ में जो जोसेफ कॉनराड का जो हार्ट ऑफ डार्कनेस है ना। और बाइबल के बहुत सारे अल्यूजन्स हैं। डैटी, जो डैटी है, जिसको आप दाते भी कहते हैं, इटालियन जो पोएट हैं
डेंटी, उन डेंटी के भी इसके अंदर बहुत सारे अल्यूजन्स है, बल्कि मैं कहूँगा कि मेन आधार है डेंटी का जो डिवाइन कॉमेडी है उसके अल्यूजन्स यहाँ पर हैं। अलग अलग रिवर्स के अल्यूजन्स हैं, चाहे वो स्टिक्स हो, लीथी हो, है, और अपना एक्रोन हो, बहुत सारे ऐसे अलग अलग क्या दे रखे हैं इसके अंदर, अल्यूजन्स दिए हुए हैं। तो दिस पोएम इज फुल ऑफ अल्यूजन्स, दिस पोएम इज फुल ऑफ पैराडॉक्स। तो बहुत अच्छे तरीके से लिखी गई पोएम है, और बिल्कुल एक मॉडर्न पोएम का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। टी.एस. इलियट जो ना बहुत बड़े मॉडर्न पोएट थे, गजब के मॉडर्न पोएट रहे हैं, और वो बहुत अच्छा लिखते हैं, है ना, और उन्हीं चीज़ों को यहाँ पर अच्छे से जो है वर्णन किया गया है। तो आई होप आप पोएम पढ़ने के लिए अब बिल्कुल तैयार होंगे, और हम अब शुरू से शुरू करते हैं इस पोएम को। इस पोएम में 5 सेक्शंस हैं, जिनमें मैं आपको इस वाले सेक्शन में 2 पार्ट पढ़ाने वाला हूं, और जो इसके बाकी के जो 3 पार्ट्स हैं वो आपको हमारा ऐप है केटी सर इंग्लिश, उस पे आपको बाकी के 3 पार्ट्स वहाँ मिल जाएंगे दोस्तों। और जो इनके नोट्स बनाए मैंने इस तरह से बहुत अच्छे तरीके से कि किस सेक्शन में क्या थीम है ना, कौन कौन से रेफरेंसेज हैं, कौन सी कविताएं कहाँ से लिखी, बहुत सारे अल्यूजन्स हैं इसमें, उन सब के बारे में बहुत अच्छे अच्छे से नोट्स बनाए, वो आपको अपने ऐप पर अच्छे से मिल जाएंगे, वहाँ आप देखना। यहाँ हम इस पोएम की शुरुआत करते हैं और इसको अच्छे से पढ़ते हैं। देखो दोस्तों, ये इस पोएम की यहाँ शुरुआत होती है। ये होलो मैन है, और ये जिक्र है यहाँ पर एक सबसे पहले मिस्टर कर्ड्स, जिसको कुर्द्स भी कह सकते हैं, कर्ड्स भी कह सकते हैं, कर्ड्स भी कह सकते हैं। टी और जेड इंग्लिश में टी और से का साउंड देता है, तो कर्ड्स। मिस्टर, ये मिस्टर मतलब मिस्टर है ना, मिस्टर, मिस्टर कर्ड्स। ये टी और जेड जब साथ में आते हैं तो ये टी और से का साउंड देता है इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन के रूल के हिसाब से। तो मिस्टर कर्ट्स ही डैड। अब देखो यहां पर ये जो है ना एक अल्यूजन है दोस्तों, एक संकेत है। ये दोनों जो लाइंस हैं ये एपिग्राफ हैं, आप लिख लेना अपने नोट्स में, ये एपिग्राफ हैं। क्या है दोस्तों, ये एपिग्राफ हैं। एपिग्राफ मतलब जब कोई पोएम शुरू होती है उसके शुरू में कोई 2 लाइन या कुछ भी लाइन, 4 लाइन, कुछ लाइन या बड़ी पूरी एक पोएम जो उस पूरे वर्क का आपको थीम समझा देती है। तो यहां पर ये 2 लाइन जो है ये एपिग्राफ है, एक तो ये और एक ये ध्यान रखना, दोनों जो लाइंस हैं ये आपस में कनेक्टेड नहीं है। एक्चुअली पूरा होलो मैन है, हम लोग आपस में कुछ भी कनेक्टेड है ही नहीं है। यहाँ कोई राइम नहीं है, यहाँ कोई मीटर नहीं है, यहाँ कोई कनेक्शन नहीं है, सब डिस एसोसिएशन है, यहाँ इल्यूजन है, यहाँ बैरननेस है, सब कुछ ऐसे ही है। तो दोनों लाइन भी आपस में कनेक्टेड नहीं है, बट आप थोड़ा ध्यान दोगे तो कहीं ना कहीं कनेक्शन आपको मिलेगा, है ना, सुपरफिशियली नहीं मिलेगा। मिस्टर कर्ट्स, देखो मिस्टर नहीं बोला, मिस्टर बोला, जानबूझ करके लैंग्वेज को ऐसे किया है इन्होंने। ही डैड, अभी अल्यूजन क्या है ध्यान से सुनना, बड़ा मजा आएगा आपको। जो मिस्टर कर्ट्स थे ये एक बहुत बड़े आइवरी के ट्रेड्समैन थे, हाथी दांत को ये बेचा करते थे, और ये बहुत बड़े एक ट्रेडिंग कंपनी में काम करते थे। तो ये व्यापार करने के लिए यूरोप से चले गए अफ्रीका। अफ्रीका की कोंगो जो कंट्री है वहां गए। वहां के जो नेटिव थे वो बहुत कम पढ़े लिखे थे और वो र्यूड थे। वो नेटिव, इसको लगा कि यार मैं यहाँ पर राज कर सकता हूँ और मैं इनको समझाऊंगा और इनके ऊपर राज करूंगा और मैं यहाँ का राजा बन जाऊंगा। इवन वो अपने आप को डेमी गॉड बनाने की सोचता है, उनका भगवान बनाने की सोचता है। वो वहाँ पे उनको शराब पिलाने की आदत डालता है, उनको एवरी महंगे भाव में बेचता है, उनसे उनको स्लेव बना लेता है, उनका खुद डेमी गॉड जैसा बन जाता है। तो जो मेन कंपनी थी उनके लोग इनको ढूंढने के लिए भेजते हैं। तो एक सेलर इनको तलाश करने आता है जिसका नाम था चार्ल्स मार्लो। चार्ल्स, ये क्रिस्टोफर मार्लो नहीं है, ध्यान रखना, चार्ल्स मार्लो। चार्ल्स मार्लो वहाँ आते हैं और जब वो वहाँ आते हैं तो देखते हैं कि जो मिस्टर कर्ट्स है उनकी तो डेथ हो गई, और वो बोलते हैं हॉरर हॉरर, है ना। ये सारी बातें जो है, ये सारा जो अल्यूजन है, ये जोसेफ, ध्यान रखना, जोसेफ कॉनराड्स का एक वर्क था, नोवेला द हार्ट ऑफ डार्कनेस।
द हार्ट ऑफ डार्कनेस। ये इनका नोवेला था। नोवेल से थोड़ा छोटा होता है नोवेला, और शॉर्ट स्टोरी से थोड़ा बड़ा होता है। नोवेल से थोड़ा छोटा साइज होती है, लाइंस कम होती हैं, वर्ड्स कम होते हैं, और शॉर्ट स्टोरी से ज़्यादा होते हैं। तो नोवेला था, उसका नाम था द हार्ट ऑफ डार्कनेस, जो 1899 में पब्लिश हुआ था। और टीएस इलियट का ये फेवरेट नोवेला था, इन्होंने खूब अच्छे से पढ़ा था। इसका जिक्र जो हॉरर हॉरर आपको ध्यान है, वेस्टलैंड जो इनकी पोएम है उसमें भी इन्होंने शब्द यूज किए हैं। और यहाँ से मिस्टर कर्ट्स ही डेड, ये इन्होंने हार्ट ऑफ डार्कनेस से लिया है 1899 से। जो पहला जो एपिग्राफ है, फर्स्ट एपिग्राफ, ये इन्होंने जोसेफ कॉनराड के द हार्ट ऑफ डार्कनेस से लिया है दोस्तों, है ना। और इसमें वो कहता है कि वो तो मर गया, ही डेड। देखो, ये एक ऐसा व्यक्ति था मिस्टर कर्ट्स जिसको धर्म फैलाना चाहिए था कोंगो में, अफ्रीकन कंट्रीज में, बट ये तो खुद को ही भगवान मानने लग गया। तो ये पावरफुल था, लेकिन ये सॉललेस था। ये पावरफुल था, बट ये व्यक्ति स्पिरिचुअल लेस था, स्पिरिचुअलिटी नहीं थी इसमें, स्पिरिटलेस था ये, है ना। तो ये एक जो मिस्टर कर्ट्स है, ये सिंबल है, आप कह सकते हैं ये सिंबल है ना, एक स्पिरिटलेस टायरेनी का, जो वहां पे जाके टायरेनी बन गया। वहां पर जाके वो जो है वो एक शासक बन गया, और जो बिल्कुल निरंकुश हो गया था वहां जाकर के। लेकिन मरना तो सबको पड़ता है, वो भी मरता है। उसने गलत काम किए, वो एक ईवल था, बट वो वायलेंट सोल था। जो इसी पोएम में देखना, फर्स्ट पार्ट के 16 लाइन में एक रेफरेंस दिया है, वायलेंट सोल। तो वायलेंट सोल यही है मिस्टर कर्ट्स, जो उसने बहुत वायलेंस फैलाया, अपने आप को डेमिकोड मान लिया, खूब शराब वरा पीता, मजे करता, लेकिन मरना पड़ता है। और ये मरा, इसने कुछ एक्शन किए, कुछ डिसीजन लिए, भले गलत थे, बट इसने काम तो किया। लेकिन आज का जो होलो मैन है, वो कुछ करता ही नहीं है, वो लेजी है, वो स्लॉथ है, वो सेल्फिश है, वो रिलीजियस लेस है, वो शेपलेस है, वो कलरलेस है, वो घर पे पड़ा रहता है, कुछ नहीं करता। करता भी है तो केवल खुद के लिए करता है, सोसाइटी के लिए, फैमिली के लिए, कंट्री के लिए कुछ नहीं करता है, बल्कि लड़ाई लड़ते हैं बस। ये कोई डिसीजन नहीं लेते हैं, नथिंगनेस है। लेकिन इसने कुछ डिसीजन लिया, मरा, भले ही ईवल था, लेकिन ये कुछ किया तो सही। इसको डेटी के अनुसार आप कह सकते हैं कि इसको हेल नसीब होगा, बट इसने कुछ किया और इसने डिसीजन लिया कि मुझे हेल में जाना है, तो हेल में गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये वहां पर ये जिक्र होता है, ये पूरा अलूजन आप ध्यान रखना, इस पर क्वेश्चन बनेगा आप लोगों के लिए। जो दूसरा है, ए पेनी फॉर द ओल्ड गाय, ये दूसरा एपिग्राफ है। इसका अलूजन अलग है दोस्तों, इसका अलूजन अलग है ना। ए पेनी फॉर द ओल्ड गाय, इसमें क्या होता है, ए पेनी फॉर द ओल्ड गाय के अंदर ये फिर एक ऐसे गलत व्यक्ति के बारे में है जिसका नाम है, ये अलूजन है गन प्लॉट का, गन पाउडर प्लॉट, गन पाउडर प्लॉट, जो 1605 में हुआ था, 1605 के अंदर गन पाउडर प्लॉट। ये उसका अलूजन है, जिसमें एक व्यक्ति थे जिनका नाम था गाय, जो है ना, यहां से लिया गया, जो गाय फॉक्स। ये गाय फॉक्स का जिक्र है। गाय फॉक्स क्या थे, ये एक कैथोलिक थे, जो कैथोलिक रिलीजन को मानते थे क्रिश्चियनिटी में, बहुत डॉगमेटिक थे, बहुत ही कट्टर थे। और ये उस समय जो शासन था पार्लियामेंट में, वो था प्रोटेस्टेंट्स का, वो था जो अपने जो प्रोटेस्टेंट्स होते हैं कैथोलिक के जो ऑपोजिट होते हैं, उनका वहाँ पे राज चलता था। ये उनसे नफरत करता था, ये बहुत इसको गुस्सा आता था। उस समय राजा थे जेम्स फर्स्ट, जेम्स फर्स्ट उस समय राजा हुआ करते थे, उनके अंडर में शासन चल रहा था, जैकोबियन एज जिसे आप कहते हैं, ठीक है। तो ये उस जेम्स फर्स्ट को, उसकी पूरी पार्लियामेंट को उड़ाना चाहते थे। तो इन्होंने क्या किया, जो पार्लियामेंट थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट, इंग्लैंड की जो पार्लियामेंट थी, वहां पर नीचे जो उसका बेसमेंट था, वहां पर गन पाउडर को इन्होंने जो है प्लांट कर दिया कि इस पूरी पार्लियामेंट को ही उड़ा देंगे।
जितने भी इसके जो एमपीज हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, उन सबको एक साथ खत्म कर देंगे। इस पूरी इनकी जो इंस्टीट्यूशन है, रिपब्लिक इंस्टीट्यूशन, इनका जो ये इंस्टीट्यूशन है इनका प्रोटेस्टेंट्स का, उनको पूरा खत्म कर देंगे और कैथोलिक का राज वापस लेकर आएंगे। ये इनकी एक प्लानिंग थी, स्कीम थी। लेकिन एनी हाउ ये इनका जो प्लान था, ये जो स्कीम थी, ये कहीं ना कहीं लीक हो गई। जेम्स फर्स्ट को पता चल गया और लोगों को पता चल गया। देन क्या हुआ, ये जो गाय फॉक्स थे, ही वॉज अरेस्टेड एंड देन ही वॉज एग्जीक्यूटेड। और फिर इनको चौराहे पर जलाया भी गया। वहां पर उसी गन पाउडर जहां इन्होंने रखा था, वहां इनको पार्लियामेंट के अंदर कई दिनों तक जेल में भी रखा गया। फिर बाद में इनको ऐसे ना जला दिया गया, बिल्कुल ऐसे फांसी लगा करके। ये बात है 5 नवंबर 1605 की। 5 नवंबर 1605 की बात है दोस्तों। और उसके बाद हर साल 5 नवंबर 1605 को एक डे सेलिब्रेशन किया जाता है, जिस दिन इनको मारा गया था। उसी वजह से अपने रावण को जलाया गया, तो रावण दहन होता है। होली का गलत कैरेक्टर था, उसको जलाया जाता है। तो सेम जैसे अपने हिंदू मिथोलॉजी में है, ऐसे वहाँ पर उनके यहाँ पर भी ऐसा होता है। हर 5 नवंबर को ये जो बच्चे होते हैं वहाँ पे, जो ये बच्चों का जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो बच्चे होते हैं, ये क्या करते हैं, घर घर जा करके, डोर टू डोर जा करके पैसा इकट्ठा करते हैं, है ना। और फिर एक एफिजी, एक पुतला बनाते हैं। उस पुतले में वो स्ट्रॉ भरते हैं, तिनके भूसा भरते हैं, और फिर उसको चौराहे पर जलाते हैं, है ना। तो ये बच्चे जो पैसा मांगते हैं तो बोलते हैं ए पैनी फॉर द ओल्ड गाय। क्या बोलते हैं? ए पैनी फॉर द ओल्ड गाय। ओल्ड गाय कौन? वो जो 300-400 साल पहले जो था गाय फॉक्स, उसको जलाने के लिए, उसके एफिजी को जलाने के लिए हमें पैसा चाहिए। जैसे अपने यहाँ भी नहीं, जब यहाँ रावण दहन होता है तो ना मोहल्ले में लोग पैसा इकट्ठा करते हैं कि साहब रावण का पुतला लेकर आना है, जलाना है ना। पैसा इकट्ठा करते हैं रामलीला के लिए, इनके लिए। तो ये कुछ सेम तरीका होता है। और ये बच्चे जो है, बच्चे घर घर जाकर के पैसा इकट्ठा करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं पैसा दो हमारे को, ए पेनी फॉर दी ओल्ड गाय। तो दूसरा अलूजन दोस्तों यहाँ से है। एक तीसरा अलूजन और देखने को मिलता है, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं होलोमैन, ये पोएम बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है डेंटी के डिवाइन कॉमेडी से। और इस डिवाइन कॉमेडी में एक रेफरेंस एक आता है रिवर का, जिसका आप देखना, डेंटी का डिवाइन कॉमेडी। डेंटी की जो डिवाइन कॉमेडी है, उसमें ये पूरी पोएम में ही काम आएगा, इसलिए थोड़ा ध्यान से समझ लेना इसको आप। डेंटी ने डिवाइन कॉमेडी लिखी, और इसने कई पार्ट्स में, ये एक एपिक था तो बहुत सारे पार्ट्स में लिखा गया है, और इटालियन लैंग्वेज में लिखा गया है। इसमें कहता है कि जो मरने के बाद ना आदमी की 4 जगह हो सकती हैं, 4 जगह हो सकती है। पूरे रेफरेंस को समझना आप लोग। एक होता है इसके अंदर इन्फर्नो। जो लोग गलत कर्म करते हैं वो सीधे हेल जाते हैं, जैसे मिस्टर कर्ट्स, जैसे गाय फॉक्स। इनकी जगह निश्चित है, इनको हेल में जाना है, इनको इन्फर्नो में जाना है। फिर दूसरा यहां पर नाम आता है पैराडिसो। जो अच्छे कर्म करते हैं वो सीधे हेवन में जाते हैं, ठीक है ना। फिर एक पार्ट इसके अंदर है परगैटेरियो। इसको आप दूसरा पार्ट भी कह सकते हैं। परगैटेरियो क्या होता है? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गलत कर्म किए, कभी कभार वो अच्छे भी कर्म किए, गलत भी कर्म किए, तो ईश्वर उनको एक मौका देता है, रिडेम्पशन का उनको मौका देता है, और उनका परगेशन किया जाता है, उनका शुद्धिकरण किया जाता है। उन्होंने कुछ गलत कर्म किए, बट बहुत गलत कर्म नहीं किए कि सीधे उनको हेल भेज दिया जाए, सीधा टिकट हेल का हो जाए उनका, नहीं। हेवन जितने अच्छे कर्म नहीं किए, क्योंकि उन्होंने कुछ गलत कर्म किए, तो उनको परिणाम भुगतना पड़ेगा, तो उन्हें परगेशन से गुजरना पड़ेगा। परगेटेरियो एक जगह है जहां से उनको गुजरना पड़ेगा, उनको कष्ट भोगने पड़ेंगे, उनका शुद्धिकरण होगा। उसके बाद, परगेशन के बाद, फिर उनको हेवन नसीब होगा। एक स्थिति ये है। और एक और है द लिम्बो। ये एक चौथी स्टेज है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सेल्फिश रहे,
अपने होलो मैन की तरह, जिन्होंने न अपनी लाइफ में कुछ अच्छा किया न कुछ बुरा किया। वो स्लॉथ थे, लेजी थे, उन्होंने कुछ नहीं किया, केवल अपने लिए सोचा, खाया पिया, मजे करे और चले गए। अब उनको न तो उन्होंने गलत कर्म किए, किसी का बुरा नहीं किया उन्होंने, तो उनको हेल नहीं भेज सकते। उन्होंने कुछ अच्छे कर्म भी नहीं किए, किसी का भला नहीं किया, तो उनको हेवन नहीं भेज सकते। तो अब क्या किया जाए? तो उनके लिए ईश्वर ने एक जगह बनाई है, लिम्बो, है ना। लिम्बो मतलब नथिंगनेस, जो कुछ नहीं किया। लिम्बो मैन मीन्स नोवेयर, ये जगह कहीं नहीं है, नोवेयर, लिम्बो। ऐसे लोगों को इधर उधर भटकना पड़ेगा, न तो उनको हेल नसीब होगा, न उनको हेवन नसीब होगा। उनके लिए एक होलो वैली है जिसमें वो भटकते रहेंगे बस। इनका कोई रिडेम्पशन नहीं है, कोई मुक्ति नहीं है ना। हालांकि जो डेटे था वो भी यहाँ घूमता है, और उसकी एक बिलव्ड थी बिएट्रिस, वो उसको रास्ता दिखाती है और फिर वो हेवन पहुंचाती है। अब हम होलो मैन को वहां कौन पहुंचाएगा? क्या जीसस क्राइस्ट आएंगे या वर्जिन मैरी आएगी? बिएट्रिस ने जैसे रास्ता दिखाया लिम्बो के अंदर डेंटी को, कौन रास्ता दिखाएगा? ठीक है, एनीवेज ये होता है। और इसमें जब आप पैराडिसो में या हेवन में जब जाते हो तो एक रिवर का जिक्र किया गया, यहाँ पे एक रिवर का जिक्र किया गया जो आपको याद रखना पड़ेगा। और इसको याद रखने का तरीका है एक यानी क्या होता है? दर्द, जैसे मेरे हाथ में यहां दर्द हो रहा है, एक। और रॉन, दर्द से रोना आता है, तो एक्रॉन, एक्रॉन, इसका प्रोनाउंसिएशन है एक्रॉन। एक्रॉन एक रिवर है जो डेंटी की डिवाइन कॉमेडी में उसका जिक्र किया गया है। ये जो रिवर है इसको एक्रॉन भी कह सकते हैं, वैसे इसके दूसरे नाम भी जाने जाते हैं। इसको स्टिक्स भी कह सकते हैं, स्टिक्स है ना, ये अलग अलग मिथोलॉजी में अलग अलग नाम होते हैं। स्टिक्स भी कह सकते हैं आप। एक नाम और है ग्रीक मिथोलॉजी में, लीथी, एक्रॉन, स्टिक्स, लीथी, ये तीनों नाम लिख लेना आप लोग। इन रिवर को पार करने के लिए एक फेरी मैन है जिसका नाम है केरॉन। इसका प्रोनाउंसिएशन ध्यान रखना, मैं अच्छे से देख कर आया हूं कि मिथोलॉजी में क्या प्रोनाउंसिएशन है, इटालियन में क्या प्रोनाउंसिएशन है। दिस इज एक्चुअली केरॉन। और याद रखना स्पेलिंग, देखो ए हटा दो, ई को हटा, इधर हटा दिया, इधर ई को हटा करके ए कर दिया, बस यहाँ पे इस ई को उठा के ये ए यहाँ लगा दिया, मान लो ए हटाकर ई की जगह ए लगा दिया, और ये बन गया केरॉन। केरॉन एक फेरी मैन है। फेरी मैन क्या होता है? जो नाव चलाता है और आपको इस पार से उस पार लेके जाता है। तो ये जो नदी है, ये हमारी दुनिया, जो हमारा ड्रीम्स किंगडम है, और जो अदर किंगडम है, मरने के बाद जहां जाना होता है, उन दोनों के बीच में एक नदी है, अंडरवर्ल्ड में, हेड्स में। इस नदी को आपको पार करवाता है केरॉन, और इसके लिए कई बार उसे पैसा देना पड़ता है, कॉइन देना पड़ता है। तो ओल्ड गाय जो है, जो आपका यहाँ ओल्ड गाय जिक्र हुआ है, ये हो सकता है ये केरॉन भी हो, एक फेरीमैन भी हो, जिसको पे करना है पैसा। हालांकि ये रेफरेंस इस लाइन में ज़्यादा अच्छा नहीं है। यहाँ ज़्यादा अच्छा तो एग्जैक्ट जो बैठेगा आपका वो गन पाउडर प्लॉट का जो गाय फॉक्स है वही बैठेगा। बट चूंकि ये पोयम, इसमें कोई मीनिंग नहीं है, तो आप अपने अपने हिसाब से अलग अलग मीनिंग निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इसका मीनिंग, ये इसके इंटरप्रिटेशन अलग अलग हो सकते हैं। ये इस पोएम की खूबसूरती भी है। आप देखना इस पोएम के आपने अलग अलग जगह पढ़ के अलग अलग अर्थ देखे होंगे, वो होता है। मैंने कोशिश की है कि आपको एक बहुत सही सा बैलेंस्ड जो है वो एक मीनिंग इस पूरी पोएम का पता चले आप लोगों को। तो आई होप ये जो मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको समझ में आ रही होंगी। तो ये जो आप पहला जो पिक्चर देख रहे हैं ये वही है, गाय फॉक्स का एफिजी है, पुतला है, जिसको ऐसे पुतला बनाया गया है, इसमें स्ट्रॉ भरा गया है। ये बच्चों ने इसके लिए पैसा इकट्ठा किया है और अब इसको जलाएंगे चौराहे पर। देखो अब गली दिख रही होगी, लाइट्स वाइट्स लैंप वैम्प लगे हैं, ये बच्चों ने इकट्ठा किया है, बनाया है, इसको लकड़ी लगा दिया। अब इसके बस वो आग लगाएंगे, इसको जलाएंगे। ये दो रेफरेंस ऐसे हैं, मिस्टर कर्ट्स ही डैड और अ पेनी फॉर द ओल्ड गाय। आई होप ये वाली बातें आपको समझ में आ गई होंगी दोस्तों। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका स्टेंजा शुरू करते हैं फर्स्ट। ये फर्स्ट स्टेंजा है और ये शुरुआत की लाइन बहुत अच्छी है, जरूर याद करना। ओपनिंग लाइंस, शुरू की 4 लाइन और लास्ट की 4 लाइन बिल्कुल याद कर लेना। लास्ट का जो 5th स्टेंजा है वो तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। उसमें 2 तो नर्सरी राइम के रेफरेंसेस दिए हुए हैं
और बिब्लिकल रेफरेंसेज हैं, बहुत अच्छा है। लास्ट वाला स्टेंजा में बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं, और एक फर्स्ट की जगह 4 जो लाइन है ना, वी आर द होलो मैन, वी आर द स्टफ्ड मैन, लीनिंग टुगेदर, हेड पीस फिल्ड विद स्ट्रॉ, अलास। कोई लाइन देखो थोड़ी बड़ी है, ये और बड़ी है, ये छोटी है, कोई राइम स्कीम नहीं, कोई मीटर नहीं, फ्री वर्स में लिखा गया है। वी आर द होलो मैन, अब देखो वी यूज किया है, ऐसा कहा गया है, क्रिटिक्स ने ऐसा कहा है कि इसकी पोएम्स में जनरली आई होता है। जो आप प्रूफ रॉक पढ़ा होगा, जो इस आरपीएससी ग्रेड सेकंड में भी दिया हुआ है और भी किसी बोर्ड के एग्जाम में हो, प्रूफ रॉक जो है, अल्फ्रेड प्रूफ रॉक, उसमें आई का यूज किया है। यहां पर इसने वी यूज किया है, यानी कि अकेला मैं, टीएस इलियट, या अकेला कोई एक जो पोएट है वो होलो मैन नहीं है, पूरी दुनिया के सभी लोग क्या बन गए हैं, होलो मैन बन गए हैं। वी यहां पर ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल है दोस्तों, वी आर द होलो मैन, वी आर द स्टफ मैन। देखना आप, मैन, वी आर दोनों सेम है। शुरुआत के 3 शब्द और लास्ट का एक एक शब्द, ये दोनों क्या है दोस्तों, सेम है इसके अंदर। वी आर दी, जब ऐसे सेम वर्ड रिपीट होते हो सक्सेसिव लाइंस के अंदर, कंटिन्यूस जो लाइंस आती हैं उसमें, है ना, तो उसे आप बोलते हैं एनाफोरा। क्या बोलते हैं दोस्तों उसको आप, एनाफोरा। और लास्ट में अगर सेम वर्ड रिपीट होते हैं तो उसको आप बोलते हैं एपीफोरा या एपिस्ट्रफी, एपीफोरा। और जब किसी पोएम में एनाफोरा भी हो और एपीफोरा भी हो, जब दोनों चीजें आ जाती हैं तो इसको सिंप्लसी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको आप लोग, सिंप्लसी कहते हैं, सिंप्लसी। तो इसमें एनाफोरा भी है, एपीफोरा भी है, और जब एनाफोरा एपीफोरा दोनों हो जाते हैं तो उसको मिला करके फिर आप सिंप्लसी कहते हैं। तो शुरुआत के अंदर ही जिसने बहुत अच्छा स्ट्रक्चर लिया और बहुत सिंपल लाइन बनाई, रिपीटिशन कर दिया, वी आर द होलो मैन, वी आर द स्टफ्ड मैन, है ना। लेकिन देखो आप यहाँ पर, ये चूंकि पूरी पोएम सिंबोलिज्म पर आधारित है, इमेजेस पर आधारित है, कोरिलेटिव ऑब्जेक्टिव जो इसकी थ्योरी है टीएस इलियट की, ये उस पर आधारित है। यानी कोई भी चीज अगर आपको समझानी हो तो आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स का यूज करो, जिससे सीधी सीधी बातें समझ में आ जाए। कम शब्द बताओ, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स, कुछ ऐसी इमेज ले लो जिससे आपको बातें आप इजीली समझा सको। तो इसने इमेज ली है होलो मैन की, इसने इमेज ली है स्टफ्ड मैन की। हम होलो हैं, खोखले हैं, बट स्टफ्ड हैं, दो ऑपोजिट बातों को साथ रख रहा है। वी आर होलो मैन, होलो होते हैं जो खोखले, जिसमें कुछ नहीं होता, और वी आर स्टफ्ड, स्टफ्ड तो भरे हुए होते हैं, जैसे स्टफ्ड पराठा, जैसे स्टफ्ड टॉय, जैसे स्टफ्ड पिलो, जिसमें कुछ भर देते हैं, रुई वगैरह, कुछ कॉटन वगैरह भर देते हैं, उसको आप स्टफ्ड कहते हैं। तो हम होलो भी हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ हम स्टफ्ड भी है। हाउ कैन इट बी पॉसिबल? टू कॉन्ट्राडिक्टरी statements are together. This is known as paradox. तो शुरू के अंदर इन्होंने यहां पर पैराडॉक्स भी दे दिया। इन दोनों लाइन में आप देखना यहां पैराडॉक्स है दोस्तों, दिस इज पैराडॉक्स। यहां पैराडॉक्स का भी यूज किया गया है। बात समझ आ रही है आप लोगों को? वी आर द स्टफ्ड मैन, वी आर द होलो मैन, हम सब स्टफ्ड हैं, हम सब होलो मैन है ना। इसमें देखो जो होलो मैन है ये मेटाफर के रूप में यूज है। होलो मैन मींस ये एक्चुअली में होलो नहीं है, ये अंदर से खोखले नहीं है, कोई भूत नहीं है, हम कोई गॉस्ट नहीं है। एक्चुअली हम स्पिरिचुअली होलो है। देयर इज स्पिरिचुअल स्टर्लिटी, स्पिरिचुअल स्टर्लिटी है, स्पिरिचुअल स्टर्लिटी, आध्यात्मिक खोखलापन, आध्यात्मिक बांझपन, है ना, मीनिंगलेस है। हम जो है मीनिंगलेस पर्सन है, वर्थलेस है, मीनिंगलेस है, बैरन है, बैरन है, मीनिंगलेस है, बैरननेस है, बंजर, बिल्कुल कुछ, नथिंगनेस, मीनिंगलेस, होलो मैन, ये मेटाफर के रूप में यूज किया है। स्टफ्ड मैन भी हम भरे पड़े हैं लेकिन बेकार के ख्यालों से, यूजलेस, वर्थलेस इमोशन, वर्थलेस आइडियाज,
जिनको हम एग्जीक्यूट भी नहीं कर सकते। वी आर स्टफ्ड मैन, वी आर द होलो मैन, है ना, वी आर द स्टफ्ड मैन। ये बहुत अच्छी लाइन है जिसके अंदर खूब फिगर ऑफ स्पीच यूज की है, मेटाफर, पैराडॉक्स, एपीफोरा, एनाफोरा, है ना, प्लूरल नाउन से, प्लूरल प्रोनाउन से उसने शुरू किया। तो आई होप ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई हैं। ये बता रहा है 1914 के बाद या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो दुनिया थी उसमें सब लोगों को लग रहा है कि हम खोखले हैं, हमारे जीवन का कोई पर्पस नहीं है, वी आर पर्पसलेस, वी आर कलरलेस, वी आर मीनिंगलेस, वी आर वर्थलेस, वी हैव डिस्ट्रॉयड, डिकेड, डिस्ट्रक्टेड, हम सब कुछ बर्बाद हो चुके हैं। द लाइफ इज यूजलेस, द वर्ल्ड इज वेस्टलैंड, कैक्टस लैंड, डेड लैंड, हम सब खत्म हो चुके हैं, मर चुके हैं। वी आर होलो मैन, वी आर दी स्टफ्ड मैन। आई होप पॉइंट समझ में आ रहा है आप लोगों को। देखिए, लीनिंग टुगेदर, हम एक दूसरे के ऊपर झुके हुए हैं। देखो आप, लीनिंग टुगेदर, हमारा खुद का कोई इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस नहीं है। हम अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग नहीं जीते हैं, हम अपने रास्ते चूज नहीं कर पा रहे हैं। हम जीते हैं सोसाइटी के हिसाब से, हम जीते हैं फैमिली के हिसाब से, हम जीते हैं कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, हम जीते हैं रूल्स के हिसाब से। हमारा खुद का कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं है। हम पता नहीं कैसे जी रहे हैं। हम एक दूसरे के ऊपर झुके हुए हैं, आश्रित हैं, डिपेंडेंट हैं। वी आर नॉट इंडिपेंडेंट, देयर इज नो इंडिविजुअलिटी अमंग अस, वी कैन नॉट टेक डिसीजन, हमारे अंदर रीजनिंग पावर नहीं है, हम सब बर्बाद हैं। लीनिंग टुगेदर, और फिर भी एक दूसरे साथ नहीं दे रहे हैं, बस एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, लेकिन एक दूसरे की जड़ें काटने में भी लगे हुए हैं, एक दूसरे को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। हमारे अंदर कोई फीलिंग नहीं है दूसरे के लिए, सेंस नहीं है, हमारे अंदर कोई कोऑपरेटिव जो है वो फीलिंग, हार्मनी नहीं है। हेड पीस फिल्ड विद द स्ट्रॉ, और हमारे जो दिमाग हैं हेड पीस, उनमें भी भूसा भरा हुआ है। बोलते ना कि भूसा भरा है क्या तेरे दिमाग में? यस, स्ट्रॉ, खाली खोखलापन है, होलोनेस है, स्ट्रॉ, एंड वी आर रेडी टू बी बर्न, बस जलने को तैयार है। हमारे दिमाग में भी भूसा भरा हुआ है। हम न तो कोई डिसीजन ले सकते हैं, न कोई अपने मन की कर सकते हैं, न कुछ अच्छा कर सकते हैं क्रिएटिव। हम बस डिजास्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। दुनिया खत्म होने जा रही है। 1914 से लेके 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो चुका है, लेकिन अभी भी सब कुछ शांत नहीं हुआ है। एक और वर्ल्ड वॉर होने के आसार हैं। लोग खुश नहीं है एक दूसरे से, देश खुश नहीं है एक दूसरे से। दे हैव स्टार्टेड अगेन प्लानिंग, दे हैव स्टार्टेड अगेन कलेक्टिंग द पावर टू फाइट, एंड यू नो गाइज, फिर वापस एक और वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फिर एक और वर्ल्ड वॉर हुआ 1939 टू 1945। उस दौरान जिया है। 1925 में इसने पोएम लिखी है, तो वो स्थितियां बन रही थी। हमारे दिमाग भूसे से भरे पड़े हैं। वी आर लाइक स्केयर क्रो, हम किसकी तरह है? स्ट्रॉ भरे हुए स्केयर क्रो की तरह है। इसका भी एक रेफरेंस है यहाँ पे जो मैंने आपको नोट्स में दिया है, थोड़ा समझ लेना। एक कैरेक्टर होती है डोरोथी, वो कहीं जा रही होती है, उसको स्केयर क्रो दिखाई देता है। स्केयर क्रो बना दिया किसी जादूगर ने उसको। स्केयर क्रो क्या होता है? खेतों में आपने देखा होगा, एक एक इस तरह से ये होते हैं जिनको लकड़ियां दो लगाते हैं, उनके ऊपर कोई शर्ट वर्ट पहना देते हैं, कपड़े पहना देते हैं, कोई खोपड़ी टाइप लगा देते हैं, ऐसे शकल बना देते हैं, इंसान जैसा लगता है, जिससे खेत के बीच में जो क्रॉप्स में खड़ा कर दें, तो जो क्रो या बर्ड्स होते हैं वो स्केयर्ड हो जाते हैं, डर के मारे उस खेत में वो नहीं आते दाना चुगने के लिए, और उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। स्केयर क्रो इज नथिंग, ही इज नॉट अ लिविंग बीइंग, ही इज नॉट एनिमेट, he has no sense, he has no wisdom, he has no mind, he is hollow, he is stuffed, and we have become like that scarecrow. There is nothing in the mind. Headpiece is filled with straw. जो हमारा हेडपीस है वो स्ट्रॉ से भरे पड़े हैं। अलास, ये देखो एक इंटरजेक्शन यूज कर लिया, अलास, कितने दुख की बात है। और आगे कुछ नहीं लिखा। यही तो होता है, ये मॉडर्न लोग हैं, ये नहीं बोलते हैं पूरा, ये कम बोलते हैं, बातें नहीं करते हैं, चुपचाप रहते हैं, अपने कमरे में पड़े रहते हैं। एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को नहीं जानता है आजकल, उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। दे डोंट केयर। किसी घर में कोई मर गया तो वो अकेला ही उस चीज को सहन करेगा,
कोई पड़ोसी रात को साथ आएंगे नहीं उससे बात करने के लिए। ये दुनिया हो गई है। अलास, इट इज एन इंटरजेक्शन ऑफ सोरो, डिजेक्शन, डेस्पेयर, फ्रस्ट्रेशन। यार क्या हो गया इस दुनिया को, अलास। ठीक है दोस्तों, तो ये शुरू की जो आपकी इसकी 4 लाइन्स हैं, आई होप बात समझ में आ रही होगी। इसके अंदर टोटल 18 लाइन्स मिलेंगी आपको। फिर देखो, आर ड्राइड वॉइसेस, देखो इसमें सारे सिंबल्स, सारी इमेजेस जो ली गई हैं वो ऐसी ली गई हैं कि जिससे आपको मॉडर्न एज का पता चले। हमारी जो आवाज है उनमें कोई भी हैवीनेस नहीं रही। देयर इज नो मीनिंग इन आवर वॉइसेस, हमारी वॉइसेस में कोई मीनिंग नहीं है ना। आर ड्राइड वॉइसेस, जस्ट अ मिनट, तो लेट मी टेक सम वाटर। यस, आर ड्राइड वॉइसेस, हमारी वॉइसेस ड्राइड है। दो ड्राइड वर्ड 3 बार आएगा यहाँ पे। आर ड्राइड वॉइसेस व्हेन वी विस्पर टुगेदर आर क्वाइट एंड मीनिंगलेस as wind in dry grass, dried voices, dry grass, dry cellar, our rat's feet over broken glass in our dry cellar। ये तीनों जो है ना, ये सिंबल्स हैं, ये इमेजेस हैं, और खूब यूज किया है इसने अल्यूजन का, सिंबल्स का, इमेजेस का। ये इमेजिस्ट जो मूवमेंट चला था ये उसका सपोर्टर भी रहा है, सिंबोलिज्म का ये सपोर्टर रहा है, W.B. Yeats की तरह। आर ड्राइड वॉइसेस, हमारी जो ड्राइड वॉइसेस है, हमारी आवाज में दम नहीं है, हम बोलते नहीं है, और बोलते हैं तो हमारी आवाज में कुछ ऐसे स्पिरिचुअलिटी नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है, कोई वर्थ नहीं है, कोई वेट नहीं है, कोई सेंस नहीं है। आर वॉइसेस आर ड्राइड। और ये वॉइसेस का मतलब यहाँ पे प्रे से भी हो सकता है, प्रे टू गॉड। हमारी जो प्रे हैं गॉड के लिए वो सब ड्राई हो चुकी हैं, वो सब सूख चुकी हैं, उनमें कोई सेंस नहीं है, कोई वर्थ नहीं है, वर्थलेस, सेंसलेस, मीनिंगलेस, फॉर्मलेस, नथिंग, नथिंगनेस। आर ड्राइड वॉइसेस। हमने तो बात करते हैं ढंग से ना, ईश्वर को ढंग से याद करते हैं, प्रार्थना करते हैं। व्हेन वी विस्पर टुगेदर, जब हम आपस में बोलते हैं ना, तो हम ऐसे जोरदार तरीके से बात नहीं कर पाते, हम फुसफुसाते हैं, धीरे धीरे बातें करते हैं, जैसे कोई सुन ना ले, कुछ गलत तो नहीं बोल रहे हम, कोई हंसेगा तो नहीं हमारे ऊपर, हम धीरे धीरे बातें करते हैं। या ईश्वर को भी याद करते हैं तो बहुत धीरे धीरे अधूरे मन से करते हैं, हमारा मन ही नहीं करता बातें करने का, प्रार्थना करने का। आर क्वाइट, हमारी बातें, हमारी वॉइसेस बिल्कुल शांत हैं, मीनिंगलेस हैं, बहुत धीरे धीरे। न तो हमारी प्रे में दम है, न हमारी बातों में दम है, सब मीनिंगलेस। और किस तरह से मीनिंगलेस है? एज, देखना, एज सिंबली यूज हो गया। हमारी जो वॉइस है वो इतनी मीनिंगलेस है, इतनी क्वाइट है, इतनी ड्राई है, जैसे कि विंड इन ड्राई ग्रास। एक सूखी घास में जब हवा चलती है तो उस हवा में कुछ भी मीनिंग नहीं होता, उसमें कोई खुशबू नहीं होती। एक तो स्प्रिंग की हवाएं चलें, जब फूल हो, ग्रास ग्रीन हो, फ्रूट्स हो, बिल्कुल चारों तरफ स्प्रिंग हो, हरियाली हो, ग्रीनरी हो, तो उसमें से जो विंड निकलेगी वो बहुत ही फ्रूटफुल होगी, बहुत ही मीनिंगफुल होगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी, बहुत ही यू कैन से कि वो एरोमा होगा उसके अंदर, वो सूदिंग होगी। बट इस वेस्टलैंड की जो हवाएं हैं, वो जो बातें हैं, वो सब मीनिंगलेस है, क्वाइट है, विस्परिंग है ओनली, वो ड्राई हैं, जैसे कि कोई ड्राई ग्रास में से निकलने वाली हवा। और जैसे ड्राई ग्रास का कोई मीनिंग नहीं होता, सूखी घास है, ना उसको जमीन पकड़ रही है, ना उसको वो कहीं भी उड़ जाती है इधर उधर, जैसे कि स्केयर क्रो, वो हवा में कभी इधर घूम जाएगी उसकी शर्ट, कभी उसकी शर्ट इधर घूम जाएगी, और बर्ड्स को लगेगा यार कुछ हिल रहा है, वो हवा के साथ हिल रहा है भाई, उसमें खुद का डिसीजन नहीं है। ऐसे आजकल के लोगों का खुद का डिसीजन नहीं है। आजकल का आदमी ए मैन ऑफ आयरन नहीं है, अगर आपने इडियम्स याद किए हो, वो ए मैन ऑफ स्ट्रो है, वीक पर्सन है, वो कावर्ड है, उसका खुद का कोई डिसीजन पावर नहीं है, स्टैंड नहीं है ना। तो विंड इन ड्राई ग्रास, जैसे हवा चलती है ड्राई ग्रास में, वो बिल्कुल मीनिंगलेस होती है, सेम इनकी बातें मीनिंगलेस हैं, इनकी प्रेयर्स मीनिंगलेस हैं। Our rat's feet over broken glass in our dry cellar.
ड्राई सेलर क्या होता है, ये आपने देखा नाइटिंगेल और टू नाइटिंगेल में भी आया था ड्राई सेलर, जहाँ लोग अपनी शराब को रखते हैं, है ना। नीचे एक बेसमेंट होता है इंग्लिश घरों में, जहाँ ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो ऊपर तो नमी सी रहेगी, तो बेसमेंट में थोड़ा सूखापन रहेगा, तो वहाँ वो शराब को रखते हैं, ऐसी चीज़ें रखते हैं। हालांकि इनके जो बेसमेंट्स हैं वो कभी कभार ही काम आते हैं, क्योंकि घर इतने बड़े होते हैं, तो बेसमेंट वो थोड़े गंदे से होंगे, शैबी से होंगे, और वहाँ चूहे वगैरह आ जाते हैं, चीज़ें टूटी फूटी चीज़ें रख देते हैं, वो अपना स्टोर बना देते हैं उसको। तो ड्राई सेलर की तरफ कोई देखता नहीं है, इनके ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो, मीनिंगलेस होता है वो, इंपॉर्टेंट नहीं होती उसकी, है ना। वो कोई ऐसा कोई वर्द 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 नोटिसिंग नहीं होता, उस पर कोई नोटिस ही नहीं करता है ड्राई सेलर। और वहाँ चूहे आ गए हैं, और चूहे जो है वो कांच पे चल रहे हैं, ब्रोकन ग्लास पे, कौन फर्क करता है, किसको फर्क पड़ता है। मीनिंगलेस, नथिंगनेस, वर्थलेस, हो चल रहे होंगे, आवाज आ रही होंगी, है ना, उन आवाज पर कोई ध्यान नहीं देता, क्योंकि वहाँ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ही नहीं। कांच को क्या खाएगा वो, कांच ही पड़े हैं, लोहा पड़ा है, हो गए तो हो गए, कुछ इंपॉर्टेंट चीज है ही नहीं सेलर के अंदर, बेसमेंट में, तो उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, उसकी कोई मीनिंग नहीं है, कोई वर्थ नहीं है, कोई सेंस नहीं है। तो जैसे ड्राई ग्रास जो विंड चलती है उसका कोई मीनिंग नहीं होता, ब्रोकन ग्लास पे ड्राई सेलर में चलने वाले रेट्स के फीट, उनकी आवाज़, उनका कोई मीनिंग नहीं है। ये सब चीज़ें एक तरह से सिंबल्स हैं मीनिंगलेसनेस का, है ना। तो हमारी दुनिया ऐसी हो गई, हमारी बातें ऐसी हो गई हैं, हमारी बातों में कोई दम नहीं है, हम पता नहीं कब किसको क्या बोल देते हैं, हर कोई दूसरे को नीचा दिखाने की सोच रहा है, हर कोई किसी को दबाने की सोच रहा है, कोई किसी के लिए अच्छा सोचता ही नहीं है, कोई ईश्वर को याद नहीं करता, अपने जीसस क्राइस्ट को याद नहीं करता, अपने मेकर को, अपने सेवियर को याद नहीं करते लोग, फालतू की बातें करते हैं, उनकी बातों में कोई मीनिंग नहीं है। जितना मीनिंग ड्राई ग्रास की विंड में हो, जितना ब्रोकन ग्लास के चलने वाले उस पर रेट्स के हो, है ना, उतना मीनिंग है इन बातों का, इन प्रार्थनाओं का कुछ भी नहीं है ना। ये उसमें बोला गया है। फिर देखिए आप लोग, अच्छा देखो आप यहाँ पे वो दे रखा है, चूहे वगैरह हैं, ये उस पर चल रहे हैं, और ये लोग हैं, इनको, ये बड़ा अजीब सी स्थिति है, होलो मैन की स्थिति बहुत बेकार है। आगे बढ़ते हैं। शेप विदाउट फॉर्म, शेड विदाउट कलर, पैरालाइज फोर्स, जेस्चर विदाउट मोशन। देखो क्या स्थिति है, हम लोग कैसे बन गए। शेप विदाउट फॉर्म, हमारी शेप है पर उसका कोई फॉर्म नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई अंदर स्पिरिचुअलिटी नहीं है। शरीर तो है बट अंदर किससे बना है वो नहीं है। एक आत्मा होनी चाहिए, एक काइंडनेस होनी चाहिए, एक फीलिंग होनी चाहिए, इमोशंस होने चाहिए, जिनसे शरीर बनता है, आत्मा से बनता है, दिमाग से बनता है, वो चीजें नहीं है। शेप विदाउट फॉर्म, अब देखो ये पैराडॉक्सिकल है कि कोई शेप बिना फॉर्म के कैसे हो सकती है, बिना फॉर्म के चीज बनेगी कैसे। तो पैराडॉक्सिकल फ्रेजेस है या लगातार, शेप विदाउट फॉर्म, शेड विदाउट कलर। अब देखो आप कितनी पैराडॉक्सिकल बात है, पैराडॉक्सिकल फ्रेजेस हैं दोस्तों ये, सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी पैराडॉक्सिकल फ्रेजेस। और ये जो मॉडर्न मैन है उसकी स्थिति को बताया गया है कि हम, शरीर तो है, फॉर्म नहीं है, उसमें आत्मा नहीं है। हमारे अंदर शेड्स हैं विदाउट कलर, कलरलेस, वी आर कलरलेस, वी आर शेपलेस, वी आर फॉर्मलेस, वी आर इमोशनलेस। शेड विदाउट कलर, हमारे रंग हैं लेकिन उसमें कलर नहीं है। जबकि देखो आप, रंग में तो कलर होगा ही होगा, काले कलर में भी काला रंग है, सफेद में सफेद रंग है, तो रंग तो होगा ही होगा ना। शेड्स हैं बट कलर नहीं है, मतलब हमारी लाइफ में कोई पर्पस नहीं है, कोई कलर नहीं है, कोई जिंदगी जीने का मकसद नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है। हम सब ऐसे हो गए हैं, कलरलेस, शेपलेस, नजर ही नहीं आते एक दूसरे की। रोड पे कितने लोग चल रहे हैं, चेहरे दिखाई नहीं देते उनके, कौन है, कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, हम सबको पहचानते ही नहीं है। ऐसा हो गया मॉडर्न वर्ल्ड, इमोशनलेस, पैरालाइज फोर्स। हमारी जो फोर्स है, हमारी जो अंदर का जो दम है, जो ताकत है, वो पैरालाइज्ड हो गया है। हमारे अंदर न तो कोई फिजिकल पावर रही है, न कोई इमोशनल पावर रही है, हम पैरालाइज्ड हो गए। हम कुछ करना चाहते हैं लेकिन हम उन पुराने लोगों की तरह कुछ कर नहीं सकते। हम देश के लिए कुछ नहीं कर पा रहे, हम सोसाइटी के लिए कुछ नहीं कर पा रहे, हम कल्चर के लिए कुछ नहीं कर पा रहे, हम कुछ नया कर नहीं पा रहे। हम लोग बर्बादी की ओर जाने की सोच रहे हैं। बस पैदा हुए हैं, एक दिन मरना चाहते हैं, बस कोई पैदा हुए, कोई जला दे एक दिन लास्ट में, बस उसकी यात्रा तय कर रहे हैं। पैरालाइज हो गए हम लोग,
न इमोशनली हमारे अंदर फोर्स रहा है, न फिजिकली हमारे अंदर कुछ बदलने की ताकत रही है। जैसे गाय फॉक्स, उसने रिबेलियन किया, कुछ नहीं कर पाया, जला दिया गया उसको। ऐसे हम हो गए, हमें जला दिया जाएगा। वी आर द होलो मैन, वी आर द स्टफ्ड मैन। हमारी हालत बहुत खराब है। जेस्चर विदाउट मोशन, हमारे हाव भाव तो है बट उनमें इमोशन नहीं है कि हम अच्छा सोच रहे हैं, बुरा सोच रहे हैं। लोग हमारे को देख करके गैस ही नहीं कर सकते, हमारे जेस्चर से लोग पता ही नहीं कर सकते। आजकल का आदमी इतना इमोशनलेस हो गया है, इतना मोशनलेस हो गया है कि जेस्चर्स हैं बट आप समझ नहीं सकते, शेड है बट कलर नहीं है, शेप है लेकिन फॉर्म नहीं है, फोर्स है लेकिन पैरालाइज हो गई है। क्या स्थिति है देखो होलो मैन की, क्या भयानक स्थिति है। वी ऑल आर शेपलेस, कलरलेस, मोशनलेस। ये स्थिति हो गई है मॉडर्न मैन की। समझ रहे हैं आप लोग? बहुत भयानक स्थिति है ना। हम कुछ नहीं कर पा रहे, हमें कुछ नसीब नहीं होगा, ना हेवन ना हेल, हम लिम्बो में अटक जाएंगे। हमारी स्थिति न इधर की न उधर की, कहीं के नहीं है हम। तो ये बात आज नहीं है, ये 100 साल पहले कह दी इन्होंने, आज भी कितनी रिलेवेंट है देखो आप। टीएस इलियट की पोयम, दोज हु हैव क्रोज्ड विद डायरेक्ट आईज, वो लोग जो डायरेक्ट आईज से इस दुनिया को क्रॉस करके चले गए हैं, कहां पे? टू डेथ्स अदर किंगडम। दोज हु हैव डायरेक्ट आईज, हमारे अंदर तो आईज ही नहीं, हम तो खोखले हैं, हमारे अंदर तो कोई आंखें नहीं। देखो आप, अगर आप देख रहे हो हमारी आंखें नहीं है, वी आर आईलेस, देयर आर नो आईज हियर, नो आईज हियर। ये लास्ट में आएगा देखना 4th स्टेंजा में, देयर आर नो आईज, हमारी आंखें ही नहीं है। आंखें वो होती हैं जो आप किसी को पहचान सकते हो, आप उसका मीनिंग समझ सकते हो, उसके इमोशन समझ सकते हो। हम देखते ही नहीं लोगों की तरफ, आंखें बंद कर लेते हैं होते हुए भी। हमारी इनर आईज नहीं है, आईज ऑफ स्पिरिचुअलिटी, आईज ऑफ इमोशन, आईज ऑफ ह्यूमैनिटी, सब खत्म हो चुका है। वी हैव नो आईज। लेकिन जिनके आईज थी, जिनके कोई डायरेक्शन थी, जिनका कोई लाइफ में पर्पस था, चाहे वो बुरा ही क्यों ना किया हो, बट एटलीस्ट उनको कुछ नसीब हुआ, हेल या हेवन। हमें तो कुछ नसीब ही नहीं होगा। देखना आप, ये डेंटी का रेफरेंस यहां पे लेगा आप। दोज हु हैव क्रोज विद डायरेक्ट आईज, वो लोग जिन्होंने, जिनके पास डायरेक्ट आईज थी, जिनके, हमारे, हम तो आईलेस हैं, हम लोग साइटलेस हैं, आगे आएगा साइटलेस, वी आर साइटलेस, हमारी नजरें ही नहीं है। लेकिन जिनके आईज थी, जिनकी आंखें थी, वो लोग जो है चले गए, उनको जन्नत नसीब हो गई या उनको जहन्नुम नसीब हो गया। किसी को हेवन मिली, किसी को हेल, किसी को स्वर्ग, किसी को नर्क, वो चले गए हैं। दो जिनकी आंखें थी, हमारी आंखें नहीं है, हमारे अंदर स्पिरिचुअलिटी नहीं है, हमारे अंदर कोई मीनिंग नहीं है, सेंस नहीं है। विद डायरेक्ट आइज, वो डायरेक्ट आइज थी, सीधा देखते थे, नजर ऊपर करके देखते थे। जिनके अंदर खुद के अंदर कमजोरी होती है, वो डायरेक्ट आइज से आपकी आंखों में आके नहीं मिला सकते। हम होलो मैन है, हम अंदर से कहीं ना कहीं सिंफुल है, हमें लगता है हम कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो हम नजरें नहीं मिला पाते हैं उन लोगों में जिनमें जो महान लोग थे, दोज जो चले गए, हमारे जो ग्रेट पर्सन, वॉरियर्स, पोएट्स, जिन्होंने दुनिया के लिए कुछ अच्छा किया था। दोज हु हैव क्रॉस्ड, क्रॉस वो जो नदी है, डेंटी जो बताता है ना, एक नदी क्रॉस करनी पड़ती है अपने को, एक्रोन, लीथी, उस फेरीमैन केरॉन के थ्रू वो जो नदी क्रॉस करनी पड़ती है, वो हमारी हिम्मत नहीं है क्रॉस करने की, हेवन में जाने की, हेल में जाने की। वो जो थी वो चले गई, क्रॉस द बार, टेनिसन ने भी कहा ना, क्रॉस द बार, तो वो चले गए टू डेथ्स अदर किंगडम, उस दुनिया, मौत की दूसरी दुनिया में, दूसरे साम्राज्य में। ये जो दुनिया है, ये भी डेथ की दुनिया है, इमॉर्टल वर्ल्ड है। पैराडाइज में पढ़ा था कि अब ये दुनिया डेथ वर्ल्ड हो गया है, यहाँ सब मरते हैं, मरने के बाद एक दूसरे किंगडम में जाते हैं। अगर अच्छे कर्म करेंगे तो हेवन में जाएंगे, पैराडाइज में जाएंगे। टू डेथ अदर किंगडम, वो चले गए वहां पर, स्वर्ग में चले गए, वो अच्छे लोग थे, महान लोग थे, चले गए। रिमेंबर अस, वो हो सकता है वहां पर बैठे बैठे हमें देखते हो कि यार देखो ये नए लोग, मॉडर्न एज के लोग, हमारे माँ बाप हैं, हमारे पूर्वज, हमें देखते हो, हमें याद करते हो, इफ एट ऑल, अगर कभी करते हो, नॉट एज लोस्ट वायलेंट सॉल। ये देखो 16 लाइन है, लाइन नंबर 16 है, जहां मैं कह रहा था मिस्टर कर्ट्स और गाय फॉक्स, ये वायलेंट सॉल उनकी हैं।
मिस्टर कर्ट्स और गाय फॉक्स, ये जो लोग थे मिस्टर कर्ट्स और गाय फॉक्स, ये वायलेंट सोल्स थे। एक ने कॉन्गो के लोगों को बहुत परेशान किया, मिस्टर कर्ट्स ने, और एक ने पूरे पार्लियामेंट को उड़ाने की सोच ली गन पाउडर प्लॉट करके। ये दोनों वायलेंट सोल्स थे, इन्होंने बुरे कर्म किए। ये दोनों एविल, ये ईवल है, ये ईवल है, ये बुरे लोग हैं, ये डेविल है, वायलेंट सॉल्स है जिन्होंने गलत काम की। बट टीएस इलियट कहता है कि एटलीस्ट उन्होंने कुछ चूज तो किया, कुछ रास्ता सोचा तो सही, भले ही गलत किया हो। कुछ न करने से तो कुछ गलत करना भी अच्छा है। समथिंग डूइंग बैड और evil is better than doing nothing, he says. T.S. Eliot says, violent souls not as lost violent soul. अब हमें याद करते हो, हमारे जो पूर्वज हैं जो चले गए ऊपर महान पैराडाइज में जो बैठे हैं, पैराडीसों में जो बैठे हैं, वो हमें याद करते हैं, लेकिन हमें बुरी आत्माओं की तरह याद नहीं करते, क्योंकि हमने कुछ बुरा किया ही नहीं, बट हमने अच्छा भी नहीं किया। हम सेल्फिश हैं, हमारी जो शैडो है वो सेल्फिश है। बट ओनली एज द होलो मैन, हमें किस रूप में याद करते हैं वो? होलो मैन के रूप में, स्टफ्ड मैन के रूप में। शुरू में आया था वी आर द होलो मैन, वी आर द स्टफ्ड मैन, खत्म भी उससे कर दिया, पहला सेक्शन खत्म होता है। वो हमें होलो मैन की तरह याद करेंगे, हमें स्टफ्ड मैन की याद करेंगे। हम वी आर वर्थलेस, वी आर मीनिंगलेस, वी आर स्पिरिचुअली स्टर्ल, वी आर लिविंग इन बैरन लैंड, बैरननेस लैंड, बैरन लैंड यू कैन से, कैक्टस लैंड। हमारा कुछ नहीं होने वाला, हम लिम्बो में रहने वाले हैं। हम ना इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे, हमें ना वो अच्छे के रूप में देख रहे ना बुरे के रूप। अच्छे चले गए, वायलेंट सोल हेल चले गए, हम यहीं रह गए। हमारे अंदर हिम्मत भी नहीं है ना इस दुनिया में अच्छे से जीने की और ना उस दुनिया में जाने की। अब हम बढ़ेंगे सेकंड स्टेंजा पे। जो फर्स्ट स्टेंजा में वी की बात कर रहा था, अब देखना ये आई पर आ जाएगा। सेकंड स्टेंजा, और ये बात करता आईज आई डेयर नॉट, eyes I dare not meet in dreams। आंखें, हमारे तो आंखें नहीं है, आंखों का बहुत अच्छा मोटिव यूज किया है इस पूरी पोएम में, तो अलग से मैंने पैराग्राफ बना के दिया है। ये जो आईज है, डायरेक्ट आईज, ये उन अच्छे लोगों की है जो चले गए, जिन्होंने कुछ अच्छे कर्म किए। ये आईज बिएट्रिस की भी हैं जो डेंटे को रास्ता दिखाती है। ये आईज केरॉन की है जो हम पर देख रही हैं कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे। गॉड की आईज भी हो सकती हैं, है ना। आईज आई डेयर नॉट मीट इन ड्रीम्स, मेरी जो आंखें हैं वो नजरें नहीं मिला पाती हैं। डेयर नॉट मीट इन ड्रीम्स, इवन सपनों में भी। इन डेथ ड्रीम किंगडम। अब देखो यहां पर आप कह सकते हैं कि ड्रीम, जो किंगडम है ना, डेथ का किंगडम, इसका जिक्र जो है यहां पे है डेथ ड्रीम किंगडम। और ये एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि दो तरह से, एक आगे आएगा, देखो आगे भी आएगा अगले उसमें, इसी में ही, डेथ वो अदर किंगडम, डेथ अदर किंगडम। तो डेथ ड्रीम किंगडम तो ये हमारी दुनिया है जिसमें हम रह रहे हैं, ये थोड़ा सा शैलो है, लोअर है। एक डेथ अदर किंगडम है जो मरने के बाद हम जाएंगे, जो नदी के उस पार है, एकरॉन के उस पार, लीथे स्टिक्स के उस पार है। वो थोड़ा हायर वर्जन है किंगडम का, वहां ईश्वर रहते हैं, वहां पैराडाइज भी है। तो ये कह रहा है कि न तो हम इस लाइफ में चीज़ों को फेस कर पा रहे हैं, अच्छे काम कर पा रहे हैं, लोगों को कोऑपरेट कर पा रहे हैं, और ना हमारे अंदर इतनी हिम्मत है कि हम उस दुनिया में चले जाएं। हम तो अटक गए हैं, हम यहीं दुख भोग रहे हैं। तो आई डेयर नॉट, मतलब थोड़ी शर्मिंदगी है कि मैंने ऐसे कुछ कर्म कर रखे हैं कि अब शर्म आ रही है, शेम फील हो रही है। नॉट मीट इन ड्रीम्स, कि मैं अब सपने भी नहीं देख पा रहा है, सपनों में भी जिंदा रहने की नहीं सोच पा रहा हूँ। इन डेथ ड्रीम किंगडम, मैं अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अपने जो मेरे ड्यूटीज़ हैं, उनको मैं फुलफिल नहीं कर पा रहा हूँ। दीज डू नॉट अपीयर, दे आर द आईज आर, है ना। यहाँ पर मुझे कुछ भी नहीं नज़र आ रहा, कुछ इस दुनिया में मुझे कोई होप नज़र नहीं आ रही।
कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, और मैं खुद भी सेल्फिश हो गया हूँ, तो जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं निभाने की, फैमिली के प्रति, दूसरों के प्रति, एक ह्यूमैनिटी के प्रति, सोसाइटी के प्रति, कंट्री के प्रति, वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। डू नॉट अपीयर, जो कुछ नज़र नहीं आ रहा, सपने भी नहीं दिखाई दे रहे, डू नॉट अपीयर। क्या करूँ मैं, क्या ना करूँ, कोई पर्पज़ नहीं, कोई डायरेक्शन नहीं है। देयर द आईज आर सनलाइट ऑन अ ब्रोकन कॉलम। देखो सनलाइट ये एक बहुत पॉजिटिव इमेज है, एक पॉजिटिव सिंबल है, बहुत सिंबल यूज किए हैं इसने। सनलाइट इज अ लाइट ऑफ होप, सनलाइट इज अ लाइट ऑफ लाइफ, सनलाइट इज अ लाइट ऑफ न्यू लाइफ, गॉड, लाइट ऑफ गॉड, लाइट ऑफ हेवन। हम पर वो लाइट आनी चाहिए जो हमें एनर्जी देती है, फूड देती है, हमें लाइफ देती है, होप देती है, बट वो भी यहां ब्रोकन है। सनलाइट ऑन अ ब्रोकन कॉलम, जो कॉलम है इस सोसाइटी के, सिविलाइजेशन के, इन वॉर की वजह से मान लीजिए टूट गए हैं, चर्च टूट गए हैं, भगवान के मंदिर तोड़ रहे हैं लोग बाग, ये जो बड़े बड़े बॉम्बार्डिंग हो रही है उससे चर्च, सिविलाइजेशन सब टूट रहा है, उम्मीदें टूट रही हैं। चर्च टूट रहे हैं तो रिलीजन खत्म हो रहा है, साइंस बढ़ रही है आगे, लोगों का रिलीजन में विश्वास कम हो रहा है। सनलाइट ऑन अ ब्रोकन कॉलम, देयर इज अ ट्री स्विंगिंग एंड वॉइसेस आर इन द विंड सिंगिंग। और देखो आप, पेड़ हिल रहे हैं, पेड़ों से जो आवाज आ रही है, पत्तियों की जिनकी जो आवाज होती है, जो लोगों के बोलने की आवाज है, या जो प्रार्थना करने की जो आवाजें हैं, वो आवाजें भी ब्रोक हो रही हैं इन द विंड सिंगिंग। हवा के उससे जो आवाजें आ रही हैं वो अलग तरह की आ रही है, रिलीजियस नहीं है, वो ट्रीज के स्विंगिंग से वो भी हो रही हैं। देखो ट्रीज स्विंगिंग ये कहीं ना कहीं विजुअल इमेजरी है, और जो वॉइसेस आर द विंड सिंगिंग, ये जो है ये ट्री हिलते हुए नजर आ रहे हैं, ये विजुअल इमेजरी है, और जो विंड गा रही हैं ये ऑडियो इमेजरी है ना। हम लोग जो आवाजें आ रही हैं विंड सिंगिंग, मोर डिस्टेंस, लग रहा है बहुत दूर से आ रही, समझ में नहीं आ रहा कि लोग क्या बोल रहे हैं, क्या विस्परिंग कर रहे हैं, लोग क्या प्रार्थना कर रहे हैं, लोग चाहते क्या हैं, हमें समझ में ही नहीं आ रहा, बहुत दूर नजर आ रहा है, लग रहा है कि वो दूर से आवाज आ रही है तो आप सुन के समझ नहीं पा रहे हैं। मोर डिस्टेंस, मोर सोलम, कुछ ज्यादा ही सीरियस बातें लग रही हैं बट समझ नहीं आ रही। देन अ फेडिंग स्टार, जैसे कोई एक स्टार होता है, दूर कहीं स्टार है और वो फीका पड़ रहा है, फेड हो रहा है, उसकी चमक कम हो रही है। तो जो स्टार है, जो जीसस क्राइस्ट है, जो ईश्वर है, वो भी हमें रोशनी नहीं दिखा पा रहे हैं, उनकी रोशनी भी फीकी पड़ रही है, स्टार की रोशनी फीकी पड़ रही है, सनलाइट की जो रोशनी वो कॉलम से टूट रही है। तो कहीं ना कहीं पूरी जो दुनिया है ब्रोकन हो गई है, फेड हो गई है, मीनिंगलेस हो गई है, ये डिस्टेंट पर है, सोलम हो गई है, ब्रोकन हो गई है। देखो क्या क्या इमेजेस दी हैं, सनलाइट, कॉलम ब्रोकन, फेडिंग स्टार, बिल्कुल अलग ही वो चल रहा है, इन द विंड सिंगिंग, मोर डिस्टेंस एंड मोर सोलम, है ना। तो देख रहे हैं आप, एक अलग ही इमेज बना रहे, सब दुनिया टूटी फूटी वेस्टलैंड नजर आ रही है, बिल्कुल बर्बाद नजर आ रही है। फिर आगे बढ़ता है, ये कहता है लेट मी बी नो नियरर, अब मैं नजदीक नहीं जाऊंगा, है ना, दुख हो रहा है, डर रहा है, लेट मी बी नो नियरर, मैं और नजदीक नहीं जाऊंगा। इन डेथ ड्रीम किंगडम, डेथ ड्रीम किंगडम, डेथ ड्रीम, देखो डी डी ये एक क्या है, इसके अंदर डी और डी एलिट्रेशन है ना, एलिट्रेशन। इन डेथ ड्रीम किंगडम, डेथ का जो ड्रीम है, वो जो हम जो ये दुनिया है जो हमारी है, ये जो वेस्टलैंड है, जो हमारा डेडलैंड है, ये जो मॉडर्न वर्ल्ड है, लेट मी बी नो नियरर। आप ना वहां पर भी लोगों से मिलना नहीं चाह रहे हो, लोगों से बात करना नहीं चाह रहे हो, अपनी जिम्मेदारियों को उठाना नहीं चाह रहे हो, आपकी जो ड्यूटीज है उनको आप फुलफिल नहीं करना चाहते हो। लेट मी ऑल्सो वेयर सच डेलिब्रेट डिस्गाइजेस, यहां पर भी आप डिस्गाइज, भेष बदल के रहना चाहते हो, आपके अंदर क्या चल रहा है मॉडर्न का आदमी आपको नहीं बताएगा। आप लोग सीधे नहीं रहे, लोग बहुत चालाक हो गए हैं, बहुत बहुत ज्यादा वो क्लेवर हो गए हैं, है ना, वो नहीं बताते कि उनके मन में क्या चल रहा है, आप नहीं पहचान सकते कि ये आपके जो है वेल विशर है कि आपके ये बुरा करने वाले लोग। हिपोक्रिट हो गए हैं, हिपोक्रेसी आ गई है, लोग भेष बदल के रहते हैं, डिस्गाइज।
ये कहता है कि मौत से हम नहीं मिलना चाहते, अपनी जिम्मेदारियों से नहीं मिलना चाहते, न इस लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, ना अदर वर्ल्ड। अभी तो ड्रीम्स वर्ल्ड है, अपनी दुनिया है, इसमें हम लोग ऑल्सो वेयर सच डेलिब्रेट डिस्गाइज। देखो डेलिब्रेट डिस्गाइज, डी डी एलिट्रेशन, लेट मी ऑल्सो वेयर सच डेलिब्रेट डिस्गाइज। जानबूझ करके आप भेष बदलते हो किस चीजों के? रेड स्कॉट। आप ना रेड स्कॉट पहनते हो। जैसे चूहा होता है ना, वो मर जाता है तो मरने के बाद जो उसकी जो खाल बचेगी, अंदर से कीड़े मकोड़े खा गए, केवल खाल खाल बच गई, वो पहन के आप चूहे जैसे बन जाना चाहते हो। लोग पहचाने नहीं है आपको, बिल्कुल शर्मीले से, मिमिक से, बेचारे से बन जाते हैं लोग, फिर धोखा देते हैं, फिर धोखा देते हैं। क्रॉ स्किन, कई बार आप कौवे की स्किन पहन लेते हो और लोगों को डराते हो, ठीक है ना। क्रो स्किन, आप क्रो की स्किन पहन लेते हो, स्केयर क्रो बन जाते हो। क्रोज्ड स्टेव्स, स्टेव्स होता है स्टाफ का प्लूरल, स्टाफ का प्लूरल होता है, स्टाफ लकड़ी होती है, स्टाफ का प्लूरल स्टाव्स कर सकते हैं, डबल एफ को उठा के VES, स्टाव्स, है ना। तो दो लकड़ियों को जब मिला करके फिर कुछ कपड़ा वपड़ा पहना के ऐसे कुछ लगा के ये स्टाव्स होते हैं ना, ऐसे स्टाव्स बना लिया आपने। स्केयर क्रो, है ना, स्टाव्स मतलब स्केयर क्रो। ये जो स्केयर क्रो बना लिया आपने, तो आप कभी स्केयर क्रो बन जाते हैं, कभी आप क्रो स्किन पहन लेते हैं, कभी आप रेड का कोट पहन लेते हैं और अपने आप भेष बदल लेते हैं, डिस्गाइजमेंट हो जाते हैं, है ना। डेलिब्रेट, जानबूझ कर करते हैं ऐसा। लोग अपनी पहचान छिपाते हैं, लोग फ्रॉड करते हैं, फिर ऐसे क्राइम करते हैं, अच्छे बनने की कोशिश करते हैं, दिखते हैं बट होते नहीं है। ऐसी हो गई दुनिया। तुम्हारा डे ड्रीम है, ये ऐसा हो गया है। लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहे हैं, लोग अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं, अपनी पहचान से भाग रहे हैं, न किसी की मदद कर रहे हैं, बस एक दूसरे की मदद चाहते हैं, खुद नहीं करते। कोई उम्मीद नहीं है कि आप गलत है तो सामने वाला भी गलत होगा। अगर आप किसी के लिए गलत सोच रहे हैं तो वो भी आपके लिए गलत सोचेगा। होलो मैन की दुनिया ऐसी हो गई है, बिल्कुल डिस्गाइजमेंट, बिल्कुल यू कैन से डिसीटफुल, फ्रॉड, क्राइम, ये सब हो रहा है दुनिया में। इन अ फील्ड, ये जो क्रॉस्ड स्टेव्स हैं, ये वो स्केयर क्रो हैं जिनको आप खेत में खड़ा कर देते हो। और क्या ये अपने आप से बिहेव करते हैं? इनका दिमाग होता है क्या? मैंने बताया था ना कि डोरोथी जब मिलती है इससे तो उसको यही शिकायत रहती है मेरा दिमाग नहीं है, और उस विजार्ड से कहो, जादूगर से कहो कि मेरा दिमाग भी डाल दे, इनमें दिमाग नहीं है। दे आर अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। ये खेत में खड़े रहते हैं, बिहेविंग एज द विंड बिहेव्स, और ऐसे बिहेव करते हैं जैसे विंड बिहेव करती। जिधर हवा चली उधर ही बहक जाते हैं, उधर ही हो जाते हैं। खुद का कोई स्टैंड नहीं, खुद का कोई अस्तित्व नहीं। दे आर नॉट अ मैन ऑफ आयरन, दे आर मैन ऑफ स्ट्रो। ये कुछ भी कावर्ड है, ये खुद का डिसीजन नहीं ले सकते। इन अ फील्ड बिहेविंग एज द विंड बिहेव्स, ये ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कोई हवा बिहेव करती है। मतलब हवा संग हो लेते हैं, जैसा माहौल वैसा। किसी को गलत कह रहे हैं, गलत कहने लग जाएंगे, किसी को अच्छा विश्वास कर लेंगे। खुद का कोई अस्तित्व नहीं है, खुद का कोई स्टैंड नहीं है, खुद का कोई दिमाग नहीं है, ब्रेन नहीं। जैसे वो स्केयर क्रो, हवा चली तो इधर इधर हो गया, उसके हाथ इधर चला तो इधर हो गया। अरे खुद का तो स्टैंड रखो भाई, मैन ऑफ आयरन बनो, खुद का एक डिसीजन लो, सेल्फ डिसीजन पावर। वो नहीं है आजकल के मॉडर्न मैन में, होलो मैन में, स्टफ्ड मैन में। हम लोग अपने हिसाब से डिसीजन ले ही नहीं पा रहे हैं। जैसा कोई नरेटिव सेट कर देता है, पॉलिटिकल पार्टीज, रिलीजन, कोई ऑर्थोडॉक्स पीपल, हम वैसा ही मान लेते हैं। खुद का दिमाग लेकर के, यूज करके, खुद की पहचान, इंडिविजुअलिज्म खत्म हो गया है, सेल्फ डिसीजन खत्म हो गया है, अच्छे बुरे की पहचान खत्म हो गई है। हम हवा का रुख देख करके अपने विचार बदल देते हैं। कोई न्याय का साथ नहीं देते हम लोग, हम जस्टिस के साथ नहीं खड़े होते हैं, हम ताकतवर के साथ खड़े होते हैं, है ना। नो नियरर, अब हम उस नदी के पास नहीं जा सकते, हमारा उस हेवन के पास हम नहीं जा सकते। नॉट दैट फाइनल मीटिंग, जब फाइनल मीटिंग होगी ना ईश्वर के साथ में, जजमेंट डे, डूम्स डे, फाइनल मीटिंग, ये अल्यूजन हो गया। जजमेंट डे, डूम्स डे, जजमेंट डे, ये अल्यूजन है, बिब्लिकल अल्यूजन है, बिब्लिकल अल्यूजन।
नॉट दैट फाइनल मीटिंग। ये कोई फाइनल मीटिंग नहीं चाहते, उसके ईश्वर के पास जाने से डर लगता है। क्या ईश्वर हमें लिम्बो में अटका देगा? ना हम हेल के रहेंगे ना हम हेवन के, नहीं तो यहां डीम्स किंगडम के अंदर हम हमारे काम कर पा रहे हैं अच्छे से, और ना अदर किंगडम में ईश्वर के पास पैराडाइज या हेल में जाने से भी हम कतराते हैं। बच्चे की तरह डरते हैं, स्कूल में जाने डरता है ना बच्चा, ऐसे हम डरते हैं। घर पे भी डर लग रहा है, स्कूल जाने में भी डर लग रहा है, ड्रीम वर्ल्ड में भी डर लग रहा है, और अदर किंगडम में जाने में भी डर लग रहा है। न यहाँ अच्छे कर्म कर रहे हैं न कुछ कर रहे हैं, बस जैसा माहौल है उस हिसाब से चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं। आजकल होता है, जैसे रील देख लिया आपने, जैसा सोशल मीडिया में जो बता दिया आपने, वो विचारधारा बना ली। ये मॉडर्न मैन की स्थितियां हैं, वो होलो मैन हो गए हैं। नॉट द फाइनल मीटिंग, है ना, ये बिब्लिकल रीजन है, उसके मिलने से डर लग रहा है हमारे को। इन द ट्वाइलाइट किंगडम, देखो ट्वाइलाइट जब जब लिटरेचर में आएगा ना, ये शाम का वक्त होता है, तो ट्वाइलाइट मतलब आपकी डेथ, ट्वाइलाइट मतलब सनसेट। तो जब हमारे मौत का दिन आएगा और जब हमें उस किंगडम में जाना पड़ेगा, वो तो निश्चित है, मॉर्टल है, लेकिन हमें मरने से डर लगता है, हमें जीने से भी डर लग रहा है। होलो मैन को हमें मरने से भी डर लग रहा है। हम यहाँ पर भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा पा रहे हैं, यहाँ पर भी एक इंडिविजुअलिटी नहीं हम लोग अपना बना पा रहे हैं, यहाँ पर भी हम लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, अच्छा जीवन नहीं जी पा रहे, और हमें वहाँ जाने से भी डर लगता है। उस लास्ट मीटिंग ईश्वर से करने में डर लग रहा है। इन द ट्वाइलाइट किंगडम, मरने के बाद जब ईश्वर के पास जाना होगा, हेल में जाना होगा, डर लगता है। हमसे होलो मैन से अच्छे तो वो वायलेंट सोल्स हैं, वो मिस्टर कर्ट्स है, वो गाय फॉक्स है, जिन्होंने एटलीस्ट डिसीजन तो लिया, चाहे गलत लिया हो, गलत किया हो, बट उनकी किस्मत तो कम से कम वो मिले, तो पहुंच तो गए वहां। हमें तो उन लोगों से नजरें मिलाने में भी डर लगता है। हम उनसे नजर भी नहीं मिला सकते। किनसे? चाहे वो हमारे ग्रेट पीपल हो, हमारे पूर्वज कल्चर के जो हीरो थे, हमारे वॉर के जो हीरो थे, न तो उनसे नजर मिला पा रहे हैं। हमारी आईज, हमारे तो आईज है ही नहीं, वी आर आईलेस, देयर आर नो आईज, और हम उनसे भी नजर मिलाने से डर रहे हैं जो वायलेंट सोल्स थे। वो भी कहेंगे अरे यार कैसे बेवकूफ है, ये कुछ कर ही नहीं रहे हैं, जिंदगी में कुछ मजा ही नहीं ले रहे हैं, हमने कम से कम अपने हिसाब से काम तो किया, जिंदगी तो जी, कुछ तो किया, चाहे गलत किया हो। तो यहाँ टीएस इलियट ये कह रहा है कि कुछ करना जरूरी है, ना करना भी पाप है। खाली नहीं बैठना इस तरह से, नथिंगनेस नहीं, कुछ डिसीजन लो, अच्छा बनाओ इस दुनिया को, ये कहना चाह रहा है। ठीक है ना? तो ये दोस्तों अपने 2 स्टेंजा हुए, और लास्ट में हम इसमें बात करना चाहेंगे। आज की क्लास आपने जो ली उसके लिए धन्यवाद हम देंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है दोस्तों, तो हमारे जो ये टेक्निकल टीम उन्होंने बहुत ही अच्छा एक आपके लिए बनाया, और प्लीज़ आप कोऑपरेट करें इस चीज़ को। और अगला पार्ट लेते हैं, और आपको ऐप पे मिलेगा, ये वाली जो क्लास यूट्यूब पे मिल गई, जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, और जो प्रॉपरली कोर्स करना चाहते हैं वो हमारे साथ ऐप पे जुड़िए। ठीक है दोस्तों, वहाँ पे आपको सब कुछ मिलेंगे, नोट्स, क्वेश्चन आंसर, सारे पार्ट्स। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय एंड टेक केयर, चाओ।